मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अपने अपने करियर के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। क्योंकि हमारे सामने कई तरह के लक्ष्य होते हैं। एक होता है प्राइमरी लक्ष्य, होपफुली आप बी फार्मा 6वें सेमेस्टर में हो और आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम, या आप एम फार्मा 2nd सेमेस्टर में हो और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम एमसीक्यू से हो रहा है, या आप सेकेंडरी लक्ष्य जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, या आप टर्जरी लक्ष्य यानी अपने करियर में नौकरी पाने वाले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सब की तैयारी करने के लिए दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ही तरीका है, एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराने की ही मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि इंटरफेस दिखा रहा है, हम बात कर रहे हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स करके एक सब्जेक्ट है जो कि बी फार्मा 6वें सेमेस्टर में भी है और एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स के नाम पे एम फार्मा 2nd सेमेस्टर में भी है। साथ में फार्मास्यूटिक्स के कॉलम में स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट से डेडिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत आसान है। जिन्हें आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। चूँकि यहाँ आपको दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, यानी हम एब्जॉर्प्शन अवशोषण जिसे हिंदी में बोलते हैं। खाना जो हमने लिया है या ड्रग जो हमने ली है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर चली जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और ये है पार्ट 7, यानी 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसके बाद एक छोटा सा गैप हो गया कि मेरे पास समय थोड़ा कम होता है और एमसीक्यूज़ को बनाना और ट्रिक बनाना, आंसर्स लाना बहुत थोड़ा सा हैवी काम होता है। क्योंकि पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, होपफुली पीछे से मंदिर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये आवाज़ें आएंगी। ये डेली लाइफ का हमारे दैनिक लक्ष्यों के साथ चलने वाली चुनौतियां हैं और हमें इनसे सामना करना है। तो होपफुली आप इन्हें इग्नोर करेंगे। और जो आपको सामने एमसीक्यूज़ में दिखाऊंगा, चूँकि मैं कहीं भी आंसर शीट नहीं दिखाता हूँ, चूँकि हम बात कचित कर रहे हैं, होपफुली आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और उस आवाज़ के बेसिस पे आप उस आंसर को सही मानेंगे और गलत मानेंगे। यहाँ हम आपको इतना समय दे देंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ सकें, उसे समझ सकें और उसके एमसीक्यूज़ को पढ़ सकें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट इन ड्रग फॉर्मुलेशन। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो टैबलेट कैप्सूल की बात जरूर आएगी। तो हम एक ड्रग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं एज अ ड्रग डेवलपर। स्यूटेक्स पर्सन क्या करता है, ड्रग डेवलप का डोसेस फॉर्म बनाता है। हम एक डोसेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रेनुलेटिंग एजेंट डाल रहे हैं। तो उस ग्रेनुलेटिंग एजेंट का क्या काम होगा। पहला काम, प्रोमोट कोहेसिव कंपैक्ट्स। दूसरा काम, एडेड इफ़ द रिक्वायर्ड डोसेज इज इनएडिक्वेट सो दैट नेसेसरी बल्क कैन बी प्रोड्यूस। आपको मैं हिंदी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, कोहेसिव कॉम्पैक्ट्स बना सके, कोहेसन प्रोड्यूस कर सके। दूसरा, जो टैबलेट है वो तो एक स्पेसिफिक साइज़ और शेप की होगी तो उसका वो बल्क बना सके, टैबलेट जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए। तीसरा और चौथा ऑप्शन है सोल्युबलाइज़र की तरह यूज़ हो। तो भाई बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, उसके लिए हमें ग्रेनुलेटिंग एजेंट चाहिए। तो ग्रेन्यूल्स बनाने हैं तो सारे के सारे जो हमारा मटेरियल होगा वो एक साथ मिल जाएँ, इकट्ठे आ जाएँ, ऐसा कोई एजेंट डालेंगे। तो पहला, कोहेसिव कॉम्पैक्ट बना सके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी, पीवीपी का क्या फुल फॉर्म है एंड व्हाट इट्स फंक्शन इन ड्रग फॉर्मुलेशन। अगर आपने टैबलेट पढ़ी है और होपफुली एम फार्मा में है और अगले साल टैबलेट बनानी है तो पीवीपी से पहला पढ़ेगा। तो पीवीपी का फुल फॉर्म क्या है। चारों ऑप्शन सामने हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, इसका नाम है पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, और इसका यूज़ करते हैं एज अ बाइंडर। बाइंडर यानी बांधने वाला, पिछले वाले की तरह, लेकिन वहाँ ग्रेनुलेटर था, ग्रेन्यूल्स बनाना था, और यहाँ टैबलेट को बांधना है। बफरिंग एजेंट ये नहीं होगा, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट ये नहीं होगा, और डाइल्यूएंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही है बाइंडिंग, बांधना। अगला, इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो डिसइंटीग्रेशन के डिसइंटीग्रेंट के फंक्शन को सही तरीके से बताता है। ऑप्शन ए, ऐसा एजेंट जो पाउडर को बिल्कुल ग्रेन्यूल्स के साथ पकड़े रहे। ऑप्शन बी, ऐसा एजेंट जो ओवरकम करे कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट को और हेल्प करे डिसोल्यूशन में। आप अगर ऑप्शंस को मेरे भाषा में सुनेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर कट दिख जाएगा। ऐसे एजेंट्स जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाएं और फ्रिक्शन को घटाएं, फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स को बढ़ाएं यानी हेल्प करें उसमें, और रिड्यूस करें फ्रिक्शन को, पार्टिकल टू पार्टिकल। और ऑप्शन डी, व्हेन द रिक्वायर्ड डोसेज इज इनएडिक्वेट, वही बल्क वाला फिलर की तरह यूज़ करें।
अब आप बिल्कुल क्लियर कट, डिसइंटीग्रेंट का अर्थ है टूटना। डिसइंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, टैबलेट तोड़ते हैं। आपने ये टेस्ट किया होगा, बहुत सीनियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे एजेंट जो कोहेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और डिसोल्यूशन में हेल्प करें, टूटने में हेल्प करें। क्योंकि यहाँ सेंटेंस में लॉजिक भी लगाना। आप बहुत क्लियर कट एक लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडर, क्योंकि हमें क्या होता है, लाइक आई हैव मेड टैबलेट, मुझे एक टैबलेट बनानी है। तो टैबलेट के साथ समस्या ये कि ऐसी टैबलेट बननी चाहिए जो टैबलेट क्या मान सकते हैं, हार्डनेस अच्छी हो। हार्डनेस अच्छी करने के चक्कर में क्या करते हैं, हार्डनेस अच्छी करने के चक्कर में और ज़्यादा बाइंडर डालते हैं। तो अगर हम बाइंडर ज़्यादा डाल दे रहे तो क्या हार्डनेस बढ़ जाएगी? अब चूँकि मैं सब कुछ आपको ऐसी भाषा में बता चुका हूँ, तो हाँ, बढ़ जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स विल बी, कौन सा इनमें से ऐसा है जो लुब्रिकेंट है? लुब्रिकेंट का मतलब ऑयल की तरह यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अपने भाषा में ही आपको जवाब दे दिया। ऑयल की तरह कौन सा यूज़ होता है? वैक्स, कार्बोवैक्स इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पीवीपी बाइंडर है। सीएमसी और टेट्रासाइक्लिन, ये बिल्कुल, टेट्रासाइक्लिन तो अलग ही हो गया, ये तो फालतू का ऑप्शन है। सीएमसी का यहाँ कोई यूज़ दिख नहीं रहा। आगे बढ़िए। अब द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ वेरियस कोटिंग ऑन ड्रग डिसोल्यूशन इज शोन इन ऑर्डर्स बिलो, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट ऑर्डर? इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट ऑर्डर है? तो आपको अगर बेसिक जानकारी होगी तो सबसे पहले एंट्रिक कोटेड टैबलेट आती है, फिर शुगर कोटेड आती है और फिर नॉन एंट्रिक कोटेड आती है। ठीक है, नॉन एंट्रिक फिल्म कोट आता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक सस्पेंडिंग एजेंट? सस्पेंडिंग एजेंट यानी सस्पेंसन बनाना, और ऑर्गेनिक यानी प्लांट से मिला हो। सो विच वन इज़ द राइट आंसर? अकेशिया। अकेशिया ही गम है जो सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से होता है। अगला, इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट का मैकेनिज्म नहीं है? यानी 3 होंगे और 1 नहीं होगा। वीडियो पॉज करिए, ऑप्शंस पढ़िए, और लास्ट में आपको पता लगेगा कि सर्फेक्टेंट परमेबिलिटी को बढ़ाता है, कोशिश करता है इस तरह की, तो वो डिक्रीज़ नहीं करेगा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पाबा, PABA, इस कॉम्प्लेक्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? पाबा कॉम्प्लेक्स इज़ यूज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ, पाबा है, जनरल सी बात है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड बोलते हैं शायद इसको। अगर मैं गलत हूँ तो फुली आप कमेंट करके मुझे सही कर दीजिएगा। चूँकि इस जिस शब्द का मैंने नाम लिया, ये केमिस्ट्री का शब्द है और ये कहीं ना कहीं गाबा से रिलेटेड दिख रहा है। गाबा क्या है? गाबा एज अ रिसेप्टर टाइप, रिसेप्टर सब टाइप जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो पाबा क्या होगा? लिपोफिलिक समथिंग होगा, तो इन्हेंस करेगा लिपोफिलिसिटी को। ये एक छोटी सी ट्रिक। आगे आइए, अगर हम कलरेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो क्या ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि स्टेटमेंट है डज नॉट अफेक्ट, नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर हम कलरेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बहुत आम सी बात है, कलरेंट की अपनी खुद की भी एक सॉल्युबिलिटी होगी तो अफेक्ट करेगा, लेकिन ये कह रहा कि नहीं करेगा, तो ये गलत होगा। आगे आइए, सस्पेंडिंग एजेंट एंड सम शुगर्स कैन बी यूज्ड एज विस्कोसिटी इम्पार्टर्स। सस्पेंडिंग जो एजेंट हैं या कुछ शुगर मॉइटीज़ हैं, उनको क्या हम विस्कोसिटी इम्पार्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं? ये शब्द सही है, सॉरी ये सेंटेंस सही है या नहीं, आपको ये बताना है। तो भैया ये सेंटेंस सही है, विस्कोसिटी इम्पार्टर्स यानी बढ़ाने वाले विस्कोसिटी एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही अकेसिया। कभी गम ट्रेगाकैंथ आपने पानी में घोला हो तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे आइए। अकॉर्डिंग टू द pH पार्टीशन हाइपोथेसिस, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस डज नॉट गवर्न द एब्जॉर्प्शन? एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब सोची पड़ी हुई बात। जैसे मैं क्या करूं, मैं MCQ लिखूं ना, मैं बोल दूं, ये इंटरफेस ला दूं और मैं बोल दूं हाइपोथेसिस, सोचवा, आपको सोचने को मजबूर कर दूं। सोचना है कि मजबूर करने वाली थ्योरी है हमारी सारी डिलीवरी सिस्टम। तो एक ऐसी pH पार्टीशन हाइपोथेसिस, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट गवर्न द एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन सा है जो एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं जाता, जिस टॉपिक पे हमारा MCQ चल रहा है। सो द मॉलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग, ये एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा। pH करेगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग या डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? मॉलिकुलर साइज ऑफ
ड्रग, भैया ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ कुछ भी रहा हो, हम उस मॉलिक्यूलर साइज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे डिलीवरी सिस्टम बनाने के टाइम पे, तो वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। आगे, इफ़ द pH of either side of membrane is different, then the compartment whose pH favors greater ionization will have less amount of drug। आप इस सवाल को जब तक देखिए तब तक मैं आपके बोनस क्वेश्चंस को तैयार करके आपको देता हूँ। बोनस क्वेश्चंस के बारे में जो पहले से पढ़ के आ रहे होंगे उन्हें पता होगा। और बोनस क्वेश्चन इन द सेंस कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ लिखे नहीं होते, हाइपोथेटिकल होते हैं। जो कि पिछला शब्द हाइपोथेटिकल आया था तो मुझे याद आ गया कि कुछ बोनस क्वेश्चन देने होते हैं, और ये बोनस क्वेश्चन फ्री हिट होते हैं मेरी तरफ से। फ्री हिट इन द सेंस ये एग्ज़ाम में भी आपको मिलेंगे और फ्री हिट ही होंगे। ये सही हो गया तो हो गया, और नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है, फॉल्स है, ठीक। और अब हम चलते हैं अपने फ्री हिट की तरफ। हाँ जी, बोनस क्वेश्चंस मेरे पास तैयार हैं। पहला बोनस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा बड़ा, और ट्रू और फॉल्स। नॉन लीनियरिटीज़ इन फार्माकोकाइनेटिक्स, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, सामने नहीं दिख रहा है, ये मेरी भाषा में। नॉन लीनियरिटी इन फार्माकोकाइनेटिक्स हैव बीन ऑब्जर्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग नेप्रोक्सन। स्पेसिफिक क्वेश्चन है बट फ्री हिट है। नेप्रोक्सन एक ऐसी ड्रग है जिसकी फार्माकोकाइनेटिक जब देखी गई तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी सारी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, लीनियरिटी होती है, इसमें नॉन लीनियरिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? क्योंकि आपने मेरा क्वेश्चन सुना तो आपको जवाब सही है, देखा गया कि नॉन लीनियरिटी है तो यानी सही है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और आपके दिमाग में ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है, इसलिए ये आप बना रहेगा, और ये कई एग्ज़ाम्स में स्पेसिफिकली पूछा गया है, इसलिए इसको उठा के मैंने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि हर एक पार्ट में ऐसे आपको 3 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे और ये पार्ट लंबा हो रहा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ रेसिडुअल। एक रेसिडुअल मेथड है, उसके थ्रू हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालते हैं। इस टेक्निक को और क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है? रेसिडुअल टेक्निक, जिससे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकलता है। होपफुली आपने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हो। अगर आपने ब्रह्मांकर से फॉर्म पढ़ी है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ ये एग्जाम्पल्स में, वहाँ ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली ऐसे ही जैसे एक्सेप्शनल मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही मेंशन होंगे। ऑप्शन सुनिए। पहला, फीडरिंग। क्या फीडरिंग वो टेक्निक है जिसको रेसिडुअल टेक्निक बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए? पीलिंग, ऑप्शन बी है पीलिंग, और ऑप्शन सी है स्ट्रिपिंग, एंड ऑप्शन डी है ऑल। सोच लीजिए, फीडरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग एंड ऑल इज़ द राइट आंसर। तो ये तीनों टेक्निक्स, और चौथा नाम है रेसिडुअल। ये चारों नाम एक ही हैं और इनसे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकाला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ये बायोफार्मास्यूटिक्स के स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, बहुत बोरिंग होते हैं लेकिन पढ़ना है, मजबूरी है। इन वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV infusion, the time to reach steady state concentration is dependent upon। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के केस में हमने IV इन्फ्यूज़न किया, स्टेडी स्टेट पहुंचने का जो टाइम होगा, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पहुंचने का जो टाइम होगा, वो किस पे डिपेंडेंट होगा? पहला, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन पे, दूसरा इन्फ्यूज़न रेट के कंसंट्रेशन पे, तीसरा एलिमिनेशन हाफ लाइफ के कंसंट्रेशन पे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम IV के थ्रू इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें तब मिलेगा जब एलिमिनेशन हाफ लाइफ उसको अफेक्ट करे। एलिमिनेशन हाफ लाइफ के बेसिस पे ही स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें मिलेगा। सो राइट आंसर इज़ द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बाद में किसी ना किसी पार्ट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को सुनें। अगला पॉइंट, any change in fraction bioavailable annihilation, any change in fraction bioavailable elimination half-life or total systematic clearance at different doses of the drug which are usually constant is indicative of non-linearity। ये जो शब्द मैंने बोले कि कोई चेंज हो रहा अगर किसी के बायोअवेलेबल एनिवलेशन हाफ लाइफ में, एलिमिनेशन यानी निकलने के हाफ लाइफ में, या
टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस में तो ये क्या दिखा रहा है, ये नॉन लीनियरिटी दिखा रहा है, ट्रू है या फॉल्स? तो हाँ, ये नॉन लीनियरिटी दिखा रहा है। अगर चेंज हो रहा तो इसका मतलब नॉन लीनियरिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने जहाँ हम थे, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लग जाती है, लेकिन ये एनर्जी लगानी पड़ेगी तब आपको याद रहेगा। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है? बहुत आसान इक्वेशन है, बहुत कन्फ्यूज़न है, गौर से देखिए चार ऑप्शंस। ऑप्शन सी इंडिकेटिंग pH इज इक्वल टू pK प्लस log आयनाइज ड्रग कंसनट्रेशन अपॉन अनआयनाइज ड्रग कंसनट्रेशन इज द राइट आंसर। अब देखिए बहुत माइन्यूट से अंतर थे बाकी सब में, सी इज़ द राइट आंसर। अगला, यहाँ जो था वो वीक एसिड के लिए था, यानी आयनाइज्ड एसिड, एसिड माने आयनाइजेशन ऊपर और अनआयनाइजेशन नीचे। बेस के केस में क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, इसीलिए लास्ट में वो वापस क्वेश्चन दिखाया, यहाँ अनआयनाइजेशन ऊपर और आयनाइजेशन नीचे। डी इज़ द राइट आंसर। स्टोमच की पीएच रेंज, टैबलेट जो सबसे अच्छी आपको लगती है उस टैबलेट को बनाएंगे तो कहाँ टेस्ट करेंगे, किस पीएच पे टेस्ट करेंगे? सो सी इज़ द राइट आंसर, 1 से 3। ये तो बच्चों को भी पता होगा। इंटेस्टाइन का पीएच, ये बच्चों को नहीं पता होगा, ये बड़ों को पता होगा। इंटेस्टाइन का पीएच है 5 से 8, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। अगला, एसिड्स इन पीके रेंज 2.5 to 7.5 आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच मेकिंग देयर एब्जॉर्प्शन पीएच डिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, यानी जो एसिड्स हैं उनका पीके वैल्यू अगर 2.5 से 7.5 है तो ये ग्रेटली अफेक्ट होंगे पीएच चेंजेस पे, और इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो पीएच डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल होगा। आगे आइए, विच वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रग? अब ध्यान से देखिए, वो ड्रग खुद चिल्ला चिल्ला के बता रही होगी कि मैं एसिडिक हूँ। ऐसे क्वेश्चन पे घबराना नहीं है। वो ड्रग है क्रोमोलिन, ठीक। आगे आइए, 170 क्वेश्चंस ख़त्म होने वाले हैं, चिंता मत करिए। मुझे पता है बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं थक गया हूँ और आप बोर हो गए। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक ड्रग विथ पीके रेंज 5 to 11? ये क्वेश्चन भी अटपटा है, और क्रोमोलिन ही वो क्रोमोलिन एसिडिक ड्रग थी, पीछे पढ़ के आए थे, और उससे रिलेटेड ये लॉजिकल क्वेश्चन है। क्रोमोलिन इज़ द राइट आंसर, ये बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल नहीं। अगला, एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग विच हैज़ पीके लेस देन 11 इज़। अब अगर आपको हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन आती है तो आपके पास आंसर शायद हो, नहीं हो तो एग्जाम्पल्स में आंसर था मेसामालाइन, मैं का अमाइलामाइन, जो भी उसका नाम है। मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है और ड्रग्स के नाम भी। अगला, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एनी ड्रग? आइडियल कितना होना चाहिए पार्टीशन कोफिशिएंट? पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल एंड रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, 1 से 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो हम उसको बढ़िया मानते हैं, सब जगह से चली जाएगी वो, सारे रूट से। आइबुप्रोफेन एक वीक एसिडिक है, एक वीक एसिडिक ड्रग है। इन द स्टोमच विल बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द गिवन फॉर्म? इनमें से किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगी स्टोमच के अंदर? स्टोमच का पीएच हाईली एसिडिक था, आइबुप्रोफेन एक वीक एसिडिक ड्रग है। जब वो हाईली एसिडिक ड्रग होगी तो वो नॉन आयनाइज फॉर्म में होगी मोस्टली। अगला, नाइट्राजेपाम एक वीक बेस है, इट विल बी इन विच फॉर्म इन द स्टोमच? नाइट्राजेपाम एक वीक बेस है, वो वीक एसिड था, ठीक। सो द आंसर इज ये आयनाइज हो जाएगी, और ये आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन कहाँ से आया? वो पीछे हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, वो आप देख कर आया। अगला, ऑल ड्रग्स विच आर वीक एसिड्स और एसिडिक इन नेचर विल बी एन आयनाइज फॉर्म इन द प्लाज्मा। क्या ये बात सही है क्या नहीं? बिल्कुल गलत है। ये हो गया वीडियो ख़त्म, और मैं थक गया, और ये पीछे से शोर सुनते सुनते भी थक गया, क्योंकि भाई ये मौसम बड़ा अटपटा सा होता है यार। भाई आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर बहुत होता है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में 20 मिनट के बाद, तब तक के लिए थैंक यू।